मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है मेष लगन के राजयोग कारक ग्रह। वैसे तो अनेक ज्योतिषाचार्यों ने मेष लगन पर वीडियो डाल रखे हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रह राजयोग बनाते हैं, लेकिन जो मेरा अपना ये वीडियो है जिसमें मैं आपको मेष लगन के राजयोग बताऊंगा, उसकी विशेषता यह है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो टाइम ऑफ बर्थ है उसका जो रहस्य है वह आपके राजयोगों से कैसे लिंकअप करता है। और आपकी कुंडली में मैंने बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनसे यह सुना है कि हमारी कुंडली में तो बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या रहस्य जन्म पत्रिका में होता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। मित्रों, राजयोग का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है वह तरक्की करे और तरक्की के बाद वह समाज में मान प्रतिष्ठा यश समृद्धि आदि हासिल करे और इसके बाद वह 4 व्हीलर, अपने मकान का सुख या किसी राजनीति क्षेत्र में मुकाम हासिल करे या समाज में इस तरीके का उसका स्टेटस हो कि बहुत सारे लोग उसके मान सम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हों। इस तरीके की जो समाज में हस्ती होती है उसको हम राजयोग कहते हैं। कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती हैं, ऐसी क्या कंडीशंस आती हैं जिसमें हम राजयोग का पूर्ण फल नहीं ले पाते। इसी टॉपिक पर मैं आज आपको जो मेरा पूरा 12 लग्नों पर जो मेरी सीरीज होगी उसमें आज मैं अपना पहला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मेष लगन के राजयोग बताऊंगा, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें वृषभ लगन के, और इसी प्रकार से मैं 12 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आपकी जो भी लगन कुंडली है आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसमें आप किस लगन के व्यक्ति हैं और आपका जो मैंने लग्न पर राजयोग बताया है वह आपको किस प्रकार से सबसे ज़्यादा सूटेबल फल देगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मैंने यहाँ पर मेष लगन की कुंडली बनाई है इसमें जो लग्न आपने पहले यहाँ पर ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये मेष लगन की कुंडली बनती है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो लग्न लिखा हुआ है, ये जो लग्न है यहाँ इसको हम केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं। ये दोनों त्रिकोण हैं, ये केंद्र हैं, ये और ये जो चारों हैं, यानी जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ आपका 4 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम सेंट्रल मानते हैं यानी कि केंद्र स्थान मानते हैं। और ये जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है और जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है मित्रों, इसको हम त्रिकोण मानते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि जन्म पत्रिका में 12 हाउसेस होते हैं। तो 12 हाउसेस में जो 6 घर होते हैं वह शुभ होते हैं, यानी जो 6 घर हैं, जो शुभ 6 घर हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां। पहला, चौथा यानी 2, 5वां यानी 3, 7वां यानी 4, 9वां और 10वां, ये 6 जो हाउसेस हैं ये शुभ माने जाते हैं। इनमें बैठे हुए ग्रहों की जो दशाएं हैं वह भी शुभ मानी जाती हैं और इनके जो लॉर्ड बने वह भी शुभ माने जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में इन भावों में कोई ग्रह बैठा नहीं है तो उनकी जो स्वामित्व लिए हुए ग्रह हैं अगर वह भी एक दूसरे के भाव में बैठ जाएं, यानी वह भी इन 6 भावों में बैठ जाएं, तो भी यह बहुत शुभ माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक राशि का मालिक मंगल हुआ, चौथे भाव का मालिक चंद्रमा हुआ
5वें भाव का मालिक बना सूर्य, 7वें भाव का मालिक बना शुक्र, 9वें भाव का मालिक बना बृहस्पति और 10वें भाव का मालिक बना शनि। यानी क्रमशः ये जो ग्रह हैं, अगर यह भी इन जो मैंने 6 भाव बताए हैं इनमें कहीं भी विराजित होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपना अच्छा रिजल्ट शो करेंगे, यानी एक राजयोग की भांति वह आपको रिजल्ट देंगे। इसके बाद द्वितीय, तृतीय, 6, 8th, 11th और 12th, ये जो 6 हाउस हैं इनमें बैठे हुए ग्रह और इनके स्वामित्व वाले ग्रह ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। जैसे कि इनके जो स्वामित्व वाले ग्रह हैं वो कौन कौन से होंगे। जो द्वितीय हाउस है इसका मालिक बनेगा शुक्र, तृतीय हाउस का मालिक जो बनेगा वह बनेगा बुध, और 6 हाउस का मालिक भी बुध बनेगा, 8th हाउस का मालिक बनेगा मंगल, और 11th हाउस का मालिक शनि बनेगा, और 12th हाउस का मालिक बनेगा बृहस्पति। किसी भी लगन चार्ट में मेष से लेकर मीन लगन की 12 लगनें हुआ करती हैं और 12 राशियां हुआ करती हैं। किसी भी लग्न चार्ट में जब कोई भी ग्रह, ज़्यादातर जो ग्रह होंगे वह 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें, सूर्य और चंद्रमा जो है वह एक एक राशि का स्वामित्व रखते हैं। बाद बाकी मंगल से लेकर और शनि तक ज़्यादातर ग्रह जो हैं वह 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि मंगल को ले लें यदि हम काल पुरुष में, तो मंगल पहले और 8वें भाव का स्वामित्व करता है। मंगल के बाद फिर शुक्र को लें तो शुक्र द्वितीय और 7वें भाव का स्वामित्व करता है, यानी 2 राशियों का स्वामित्व करता है। इसके बाद फिर बुध को ले लें तो बुध तीसरे और 6ठे भाव का स्वामित्व करता है। इसके बाद चंद्रमा केवल एक ही भाव का स्वामित्व करता है, सूर्य इसके बाद एक ही भाव का स्वामित्व करेगा, और इसके पश्चात जो शनि है और बृहस्पति जो है वह 9वें और 12वें भाव का स्वामित्व करता है, लॉर्ड होता है, और शनि जो है क्रमशः 10th और 11th भाव का स्वामित्व करता है। तो ये मैंने आपको बताया स्वामित्व वाली बात। अब आ जाते हैं हम राजयोग पर। राजयोग देखने से पहले आपको एक चीज़ अवश्य देख लेनी चाहिए। मान लीजिए आपका मेष लगन है, तो मेष लगन में जो राजयोग कारक ग्रह होगा वो सबसे ज़्यादा होगा लग्नेश। किसी भी लगन के लिए उसका जो लग्नेश होगा वो सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह माना जाता है। उसका मेन कॉज क्या है दर्शकों, कि लगन को हम केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि ये जो लग्न हैं ये और ये चारों स्थान जो है यह केंद्र हैं और ये दोनों स्थान होते हैं त्रिकोण। लेकिन ये जो लग्न केंद्र होता है इसको हम केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं। तो ये तो तय हो गया कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल मेष लगन में कहीं भी बैठेगा और वह यदि इन चारों स्थानों में बैठेगा, केवल यहाँ इस स्थान को छोड़ दें क्योंकि यहाँ वह नीच का हो जाता है। नीच का ग्रह मित्रों उदासीन ग्रह कहलाता है, अतः नीच के ग्रह को छोड़ दें तो और जो भी मैंने स्थान बताए हैं वहाँ पे मंगल लगभग शुभ रिजल्ट ही देगा। लेकिन मेष लगन में यदि लगन में ही मंगल बैठ जाए और सूर्य के साथ बैठ जाए तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। तो ऐसा जातक जो है वह अपने लगन से अपनी बुद्धि का सामंजस्य समावेश रखने वाला होगा। तो ऐसे जातक के पास क्या होगा कि कोई ना कोई विशेष ज्ञान होगा उसको और वो हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा और वह अपनी बुद्धि बल कौशल बल से अपने समाज में मान प्रतिष्ठा और एक विशेष उपलब्धि हासिल करेगा। 5वां हाउस आकस्मिक धन को भी दर्शाता है, अतः जातक के पास अचानक धन खूब आएगा और ऐसा जातक अपनी शिक्षा में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हो सकता है या फिर किसी बहुत अच्छे स्थान में किसी का जैसे कि कहीं पे बहुत अच्छे मठाधीश होते हैं, इस तरीके का भी कोई काम उसके पास हो सकता है। तो पंचमेश और लग्नेश का अगर लग्न में ही कोई ऐसा संबंध बने तो वह भी राजयोग कारक होता है। लेकिन मित्रों इसमें 2-3 बातें समझने योग्य हैं। एक तो जब भी कोई ग्रह राजयोग बनाएगा तो पर्टिकुलर वह अपनी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में होगा तभी उसका विशेष फल मिलेगा। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह राजयोग बनाएगा उससे संबंधित यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी
तभी वह ग्रह आपको टोटल पूरी लाइफ जो है अच्छा रिजल्ट देगा। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जैसे कि मेष लगन में मंगल को राजयोग कारक माना गया है और मंगल आपकी मेष लगन में राजयोग बना रहा है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं ना कहीं 9 के मूलांक से प्रभावित होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको वह ग्रह पर्टिकुलर राजयोग देगा। बहुत सारी वीडियो आपने इस पे यूट्यूब पे आपने देखी होंगी, लेकिन किसी ने आपको यह बात नहीं बताई होगी। मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 27 तारीख को या 18 तारीख को हुआ है और आपका मंगल जो है मेष लगन में राजयोग बना रहा है, तभी आपको उस राजयोग का जीवन भर अच्छा फल मिलेगा। यदि मेष लगन में आपके मंगल द्वारा राजयोग बनाए जा रहे हैं, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें। जो मैं यह बताने जा रहा हूं कि आप अगर मेष लगन में पैदा हैं और आपका मंगल आपको राजयोग दे रहा है, तो आपका जन्म जो है वह 9 तारीख, 27 तारीख अथवा 18 तारीख में होना चाहिए, तभी आपको मंगल के राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है, मेरी खुद की कुंडली में भी ऐसा है कि मेरा जो जन्म है वह 22 तारीख का है और राहु के मूलांक में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मंगल मेरा लग्न में ही, मेष लग्न में ही विराजमान है, लेकिन मुझे जो राजयोग मंगल को देना था वह मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरा जो जन्म है वह राहु के मूलांक से रिलेटेड है और मेरा राहु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में नीच का बैठा हुआ है, इसलिए मुझे जो पर्टिकुलर मंगल ने राजयोग देने थे वो नहीं दिए। इसके बाद अगर आपका सूर्य आपको राजयोग दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको मेष लगन पर बताया है कि सूर्य आपका पंचमेश होकर लगन में बैठा है लग्नेश के साथ, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका सूर्य आपको राजयोग दे रहा है, अब सूर्य यहाँ पर कहाँ कहाँ राजयोग दे सकता है? एक तो सूर्य खुद सिंह राशि में बैठ जाएगा, तो त्रिकोणेश पंचमेश का पंचम भाव में बैठना ये भी एक राजयोग वाली स्थिति होगी, तो यह यहाँ राजयोग देगा। और अगर यह उच्च राशि में बैठा है यहाँ राजयोग देगा, और अगर वह यहाँ 9 नंबर में बैठा है तो भी वह राजयोग देगा। लेकिन वह इस कंडीशन में यदि आपका जो जन्म है सूर्य के राजयोग के लिए, क्योंकि सूर्य का मूलांक 1 है, तो आपका जन्म किसी भी माह की 1 तारीख में हुआ हो, आपका जन्म किसी भी माह की 10 तारीख में हुआ हो, या फिर आपका जन्म जो है यानी मूलांक जो है आपका 1 होना चाहिए। मोस्टली ज़्यादातर 1 मूलांक की यही तारीख बैठती है और 19 बैठती है। अगर आपका जन्म जो है किसी भी माह की इन तीनों तारीख में हुआ है और आपकी कुंडली मेष लगन की है और आप यदि अपने पूरे जीवन में उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो उसमें यह शर्त है कि आपका जन्म यदि इन तारीखों में हुआ है और आपकी कुंडली में राजयोग भी है, तो इसके राजयोग का ज़िंदगी भर अच्छा फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका डेट ऑफ बर्थ भी उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित होगा। मेरा जो आज का टॉपिक है उसको समझाने के लिए मैं आपको इस चीज़ को बताना चाह रहा था, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे होंगे जिसमें राजयोग की बात कही गई है, परंतु कहीं भी आपको यह नहीं समझाया गया होगा कि जब तक डेट ऑफ बर्थ से मैचिंग आपका राजयोग नहीं करेगा तब तक आप, मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो बताते हैं कि भाई हमारी कुंडली में तो बहुत राजयोग हैं, लेकिन उसका हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। उसका मेन कारण वही होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ उसके मूलांक से अगर आपका राजयोग मैच करता है तभी आपको उस राजयोग का फ़ायदा होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेष लगन में चंद्रमा का राजयोग देखते हैं हम। चंद्रमा के राजयोग के लिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ केंद्र का मालिक बनता है और यहाँ वह त्रिकोण में बैठ जाए या इस वाले त्रिकोण में बैठ जाए, तो चंद्रमा जो है आपका राजयोग कारक ग्रह बनेगा। चंद्रमा यहाँ केंद्र का मालिक बनता है, यदि वह इस त्रिकोण में आकर बैठ जाए या इस त्रिकोण में आकर बैठ जाए, तो आपका चंद्रमा मेष लगन में राजयोग कारक बनेगा। लेकिन आपका जो जन्म है वह चंद्रमा के मूलांक के अकॉर्डिंग किन किन तारीखों में होना चाहिए। चंद्रमा का जो मूलांक है उसका लॉर्ड है 2, तो आपका जन्म किसी भी 2 तारीख में हो किसी भी महीने की, या फिर 11 तारीख में हो, या फिर 20 तारीख में हो। मित्रों, ये बात थोड़ी समझने की है
यदि आप मेष लगन में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका यहाँ चंद्रमा योग कारक बनेगा, लेकिन वह केंद्र का मालिक होकर यहाँ 5 नंबर में बैठ जाए या केंद्र का मालिक होकर यहाँ बैठ जाए 9 नंबर में। और आपका जो जन्म है वह आपका किसी भी महीने की 2 तारीख का हो, 11 तारीख का हो या 20 तारीख का हो, तो आप जो है 2 के मूलांक में पैदा हुए व्यक्ति होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको जो चंद्रमा है वह पूरे जीवन जो है आपको राजयोग देगा। और ये राजयोग जो है आपका कहाँ से होगा? प्रॉपर्टी से संबंधित होगा, माँ से संबंधित होगा, वाहन से संबंधित होगा। यानी आपका कोई ऐसा आप जो है काम करेंगे कि आपके बहुत सारे वाहन चलते होंगे और उससे आप राजयोग लेंगे, या फिर आपकी जो मदर होंगी उनका विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी, उससे आपका राजयोग हो सकता है। या चौथा भाव मकान से संबंधित है, आपके बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, आपके बहुत सारे मकान हो सकते हैं, तो आपको राजयोग मिल सकता है। इसके बाद मेष लगन में जो राजयोग कारक ग्रह बनता है वह जुपिटर बनता है, बृहस्पति बनता है। बृहस्पति यहाँ भाग्य त्रिकोण का मालिक होगा और वह कहीं से भी केंद्र में बैठ जाए, यानी यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, इन चारों केंद्रों में से कहीं भी बृहस्पति विराजमान हो जाए। दशम भाव में भी बृहस्पति नीच का हो जाता है, लेकिन वह यहाँ राजयोग बनाएगा, परंतु वह राजयोग थोड़ा वीक होगा क्योंकि नीच का ग्रह उदासीन हो जाता है। अतः वह राजयोग बहुत ज़्यादा काउंटेबल नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन सभी स्थानों पर अगर बृहस्पति बैठता है तो वह राजयोग कारक होगा। अब मित्रों तारीख, अब तारीख के हिसाब से बृहस्पति का जो मूलांक है वो 3 का है, यानी कि आपका जन्म किसी भी माह की 3 तारीख का हो, 12 तारीख का हो अथवा 21 तारीख का हो। मित्रों आपको राजयोग का पूरी लाइफ टाइम फल तभी मिलेगा जब आप पर्टिकुलर जो ग्रह आपका राजयोग बना रहा है उस राजयोग कारक ग्रह की जो तारीख है वो आपसे मैच कर रही हो। यानी कि आपका जन्म जो है मेष लगन में हुआ हो और आपका जन्म 3 तारीख में हुआ हो, किसी भी माह की 12 तारीख में हुआ हो अथवा 21 तारीख में हुआ हो। ऐसी कंडीशन में अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में राजयोग बनाएगा तो आपको कहीं ना कहीं वह फल दे जाएगा। अब इसी श्रृंखला में आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो राजयोग बनेगा वह एक तो इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है। दूसरा जो राजयोग बनता है वह जब कोई भी शुभ ग्रह या कारक ग्रह, मेष लगन पे कारक ग्रह कौन कौन से होंगे मित्रों? एक तो सबसे पहले लग्नेश मंगल, दूसरा जो कारक ग्रह होगा वो होगा आपका चंद्रमा यानी चतुर्थेश, और तीसरा योग कारक ग्रह बनेगा सूर्य, और चौथा योग कारक ग्रह बनेगा मेष लगन में मित्रों बृहस्पति। ये चारों ग्रह मेष लगन में योग कारक होंगे और ये चारों ग्रह राजयोग बनाएंगे। अब इसमें एक राजयोग इस तरीके का भी बनेगा कि यदि मान लीजिए मेष लगन में आपका मंगल सूर्य के घर में बैठ जाए और सूर्य मंगल के घर में बैठ जाए, यानी कि शुभ भावों के अधिपति शुभ भावों से एक्सचेंज करें। जब भी शुभ भावों के अधिपति शुभ भावों से एक्सचेंज करते हैं तो वह एक राजयोग का निर्माण होता है। मेष लगन में सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो एक सॉलिड राजयोग दे। सॉलिड राजयोग का मतलब क्या होता है मित्रों? हर राशि सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर 2 भावों का आधिपत्य करती है। जैसे कि सिंह लगन में मंगल जो है चतुर्थेश और नवमेश होता है तो वह अत्यंत राजयोग कारक बनता है। इसी प्रकार से मेष लगन में बृहस्पति एक शुभ भाव का अधिपति तो होता है, लेकिन दूसरा नेष्ट भाव का अधिपति होने के कारण पूर्ण तरीके से राजयोग कारक नहीं बनता। कुछ लग्नों में ही ऐसा होता है कि ग्रह पर्टिकुलर पूर्ण राजयोग कारक बनता है। मेष लगन में सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि वह एक एक भाव का आधिपत्य करते हैं, अतः मेष लगन में केवल सूर्य और चंद्रमा प्रबल राजयोग कारक माने गए हैं। इसके अलावा बृहस्पति राजयोग बनाएगा लेकिन प्रबल राजयोग कारक नहीं माना जाएगा। एक कंडीशन में बृहस्पति को प्रबल राजयोग कारक माना जा सकता है कि जब वह
सर्वाष्टक वर्ग में लगभग 35 अंक ले ले और भिन्नाष्टक वर्ग में वह 8 में से 6 से ऊपर अंक ले या 6 ले। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है वह यह है कि मेष लगन में जब कोई भी ऐसा ग्रह जो 2 भावों का अधिपति बनेगा, जैसे कि मान लीजिए मंगल और बृहस्पति, यह एक शुभ भाव के अधिपति बनते हैं तो एक नेष्ट भाव के अधिपति बनते हैं। तो जब तक यह दोनों ग्रह मंगल, क्योंकि टोटल 39 अंक अष्टक वर्ग में लेता है, अतः मंगल तो 5 और 35, लगभग 35 और 5 का जो रेशो है, यानी कि सर्वाष्टक वर्ग में 35 अंक ले और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक ले, तब तो मंगल जो है योग कारक हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति जो टोटल अंक लेता है 56 लेता है, अतः बृहस्पति को कम से कम 8 में से 6 या 7 अंक लेना अनिवार्य है और सर्वाष्टक वर्ग में 35 अंक कम से कम बृहस्पति को मिलने चाहिए, तब वह जो है कहीं ना कहीं आपके लिए अनुपम योग कारक बनेगा। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ का जो लॉजिक बताया है राजयोग में, वह बहुत ही ज़्यादा देखने योग्य है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपका राजयोग वाला ग्रह है, जब तक जीवन में उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये 5 दशाएं होती हैं मित्रों। एक बार पुनः सुन लीजिए, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, ये 5 दशाएं जो हैं, जब तक आपके राजयोग कारक ग्रह की 5 दशाएं नहीं आ जाती, तब तक आपको राजयोग का फल प्राप्त नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि आपके राजयोग वाले ग्रह से मैच नहीं करेगी, यानी कि अगर आप मेष लगन में पैदा हुए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अभी तारीखों का हिसाब बताया है, यदि आपका जन्म उन तारीखों में हुआ है, तब आपको जीवन भर उस ग्रह की पर्टिकुलर दशा, अंतर्दशा का फल मिलेगा, और अगर नहीं तो फिर उसका आपको फल नहीं मिलेगा। अब इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज़ आगे बढ़ के और बताता हूँ कि यदि आपका कोई भी ग्रह राजयोग कारक है, उदाहरण के लिए सबसे पहला ग्रह सूर्य माना जाता है, और मेष लगन में सूर्य पंचमेश होकर राजयोग कारक बनता है, लेकिन यदि वह राहु या केतु के नक्षत्र में चला गया तो वह राजयोग तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परेशानी में भी डाले रखेगा। जैसे कि सूर्य पिता का कारक है, तो आपके पिता को कष्ट हो सकता है। यदि आपका सूर्य राजयोग कारक है, मान लीजिए किसी भी जातक का सूर्य पंचमेश होकर लगन में बैठ गया और लग्नेश मंगल के साथ बैठ गया, आपको सूर्य की महादशा भी आ गई, लेकिन सूर्य आपका केतु के नक्षत्र में है, सूर्य आपका राहु के नक्षत्र में है, और आपका सूर्य यहाँ बैठा है और केतु आपका अष्टम भाव में बैठ गया, या आपका सूर्य यहाँ बैठा है, केतु राहु के नक्षत्र में है, राहु आपका षडाष्टक हो गया, यानी सूर्य से 8वां हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य की महादशा में आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और आपका भाग्य भी बीच बीच में आपको फ्लक्चुएट करता रहेगा। तीसरा काम क्या होगा कि जहाँ का वह भावेश है, यानी वह पंचमेश है, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में अटकाएगा, कहीं ना कहीं आपकी संतान होने में बाधा होगी। आप यह सोचेंगे कि मेरा सूर्य तो भाई उच्च का है, राजयोग कारक है, लेकिन फिर भी यह रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जो इसको देनी चाहिए। तो उसका मेन कारण होगा कि आपका सूर्य राहु के नक्षत्र में है। मित्रों, ग्रह अपने रिजल्ट 60% देगा और जिसके नक्षत्र में बैठा है 40% उसके रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका 40% आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा और 60% आपको पॉजिटिव देगा। आप एकदम अवाक से रह जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, आप इतने समय से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो ग्रह आपको पूरे रिजल्ट दे के नहीं गया। इसके बाद यदि मंगल की महादशा आपकी चल रही है और आपका मंगल कहीं ना कहीं लग्न में 7वें में, 10वें में या इन दोनों त्रिकोणीय स्थानों में बैठकर परम योग कारक स्थिति में बैठा है, लेकिन वह राहु के नक्षत्र में आ गया और मंगल से राहु षडाष्टक बैठ गया, या राहु कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया। छठे में तो राहु अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन 8वें और 12वें में राहु बैठ गया, मेष लगन है। आप सोच रहे हैं कि मुझे राजयोग मिलना चाहिए, राजयोग क्यों नहीं मिला? तो मंगल का यह देखना जरूरी होगा कि मंगल किसके नक्षत्र में बैठा है। जो भी राजयोग कारक ग्रह आपकी कुंडली में है, वह अगर किसी शत्रु नक्षत्र में बैठ गया है तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। जब भी कोई भी ग्रह आपको राजयोग दे रहा है
तो या तो वह अपने मित्र नक्षत्रों में होना चाहिए या वह अपने ही स्वयं के नक्षत्र में होगा, तो वह 100 में से 100% आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर राजयोग कारक ग्रह की पूरी तरीके से जांच पड़ताल ना कर लें, किसी योग्य ज्योतिषी द्वारा उसको ना पर्टिकुलर दिखा लें, तब तक आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। तो मित्रों, मैं अपनी जो मेरी सीरीज चलेगी 12 लग्नों की, उसमें मैं आपको पर्टिकुलर राजयोग किस तरीके से मिलता है और उसका क्या लॉजिक है, यह मैं आपको अवगत कराऊंगा। आज मैंने जो वीडियो आपको बताई है वह मेष लगन की है। आने वाले समय में वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, कुंभ लगन, मकर लगन और मीन लगन, इन सब लगनों पर राजयोग बनाने वाले ग्रह आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे, इस चीज़ से अवगत कराऊंगा। लेकिन जब तक आप राजयोग की गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक आप जो है उस चीज़ का रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते। कभी भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह राजयोग बना रहा है तो उसमें यह भी देखने की आवश्यकता रहेगी कि उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष में फैक्टर हैं वह अनेक फैक्टर हैं। यदि कोई भी ग्रह आपका परम योग कारक बैठा है और उसको कोई पापी ग्रह बुरी दृष्टि से देख रहा है, तो वह भी आपको कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट दे देता है, जिसकी वजह से जो आपको राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। तो असंख्य कारण हो सकते हैं कि आपका जो राजयोग है वह आपको उचित फल नहीं दे रहा है। तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल आप जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपको यह निश्चित रूप से पता नहीं चल पाएगा कि आपका ग्रह राजयोग आपको क्यों नहीं दे रहा है। बहुत सारे असंख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका राजयोग कारक ग्रह आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो मित्रों, अपने बुद्धि बल से मैंने आपको मेष लगन के राजयोग, ये जो मेरा आज का टॉपिक था, मैंने आपको अवगत कराया। अपना भरपूर प्रयास किया कि आपकी समझ में आना चाहिए। यदि अब भी कोई विषय ऐसा हो जो आपकी पर्टिकुलर अपने लगन चार्ट में हो और मैं उस राजयोग को डिफाइन नहीं कर पाया, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको और लग्नों पर राजयोग के विषय में ज़रूर बताऊंगा। मित्रों, आप खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।